लास्ट टाइम हमने इफ़ कंडीशंस के बारे में स्टडी किया था। इफ़ कंडीशन का मतलब ये था कि अगर आप इफ़ कंडीशन के अंदर किसी चीज़ को प्लेस करते हैं तो वो स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट उसी सूरत में एग्जीक्यूट होगा अगर वो इफ़ कंडीशन ट्रू होगी। अगर वो इफ़ कंडीशन की जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी तो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अच्छा, वाइल लूप भी काफ़ी हद तक इफ़ स्टेटमेंट से मिलती जुलती है। इसमें भी आप वाइल, टेस्ट एक्सप्रेशन और फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इसी तरीके से लिखते हैं। इफ़ में और वाइल में आपको फ़र्क सिर्फ यही नज़र आएगा कि वहाँ पे यहाँ इफ़ लिखा हुआ था और यहाँ पे वाइल लिखा हुआ है। सो अपेरेंटली जैसे इफ़ कंडीशन के अंदर टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक किया जाता है और अगर वो ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किया जाता है, वरना आप आगे चले जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से वाइल के अंदर भी टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक किया जाता है, अगर ये ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन फ़र्क ये है कि इफ़ स्टेटमेंट के बरक्स इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद आप आगे नहीं चले जाते, बल्कि दोबारा इस टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए ऊपर चले जाते हैं। तो आप बुनियादी तौर पे यहाँ आइटरेट करते रहते हैं जब तक ये टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू रहता है। अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन 100 टाइम्स ट्रू रहता है तो आप 100 टाइम्स इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन सिरे से ट्रू नहीं होता तो आप इसको एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। यानी इफ़ स्टेटमेंट में आप एक ही बार टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक करते हैं और अगर वो ट्रू है तो उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं, वरना आगे चले जाते हैं। जबकि वाइल के केस में आप हर बार बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद टेस्ट एक्सप्रेशन को दोबारा चेक करते हैं और तब तक उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करते रहते हैं रिपीटेडली, जब तक कि वो टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू रहता है। इसकी मिसाल आप यूं देख सकते हैं, जैसे आप मिसाल के तौर पे ये देखें तो आपने एक वेरिएबल लिया आई इज़ फॉर इंडेक्स हियर दैट इट इज़ 0, राइट। फिर आपने लिखा वाइल आई इज़ लेस देन 10, जब तक आई 10 से कम है तो आई को प्रिंट कर दें और आई में 1 का इजाफा कर दें, आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1। अब हम समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। आई को आपने शुरू में 0 रख दिया, फिर चेक किया 0 10 से कम है, जी हाँ कम है, तो 0 प्रिंट किया, आई में 1 का इजाफा किया तो ये 1 हो गया। फिर दोबारा ऊपर आके चेक किया, क्या 1 10 से कम है, यस इट इज़, 1 प्रिंट किया, फिर ये 2 हो गया। 2 10 से कम है, 2 प्रिंट किया, फिर ये 3 हो गया। 3 10 से कम है, 3 प्रिंट किया, फिर ये 4 हो गया। 4 भी 10 से कम है, 4 प्रिंट किया, फिर ये 5 हो गया। सो इट विल कीप ऑन मूविंग अंटिल, अच्छा अब 9 हो गया, 9 इज लेस देन 10, 9 प्रिंट किया, अब ये 10 हो गया। 10 लेस देन 10, नो, 10 इज नॉट लेस देन 10, तो नाउ दिस कंडीशन विल बी फॉल्स एंड यू विल जंप आउट ऑफ द लूप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लूप है ये 0 से लेके 9 तक नंबर्स को प्रिंट करेगी। हम इसको चला के देखते हैं कि क्या ये ऐसा ही करती है। तो हमने वेरिएबल लिया आई 0, फिर हमने लिखा वाइल आई इज़ लेस देन 10 कॉलन। अब आपको नज़र आ रहा है ये आगे इंडेंट हो गया है ब्लॉक ऑफ कोड। आपने लिखा प्रिंट आई, सॉरी, और फिर लिख दिया आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1, आई में 1 का इजाफा कर दिया, डबल एंटर प्रेस किया तो 0 से लेके 9 तक वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये बात आपको समझ आई कि वाइल लूप ने कैसे काम किया? सर रिपीट कर दें एक दफा। जी, आपने एक वेरिएबल आई को ऊपर 1 से इनिशलाइज कर दिया, 0 से इनिशलाइज कर दिया। फिर आप ये वाइल लूप के अंदर आके आप क्या कहते हैं कि जब तक आई 10 से कम है तो आई को प्रिंट करें, आई में 1 का इजाफा कर दें, ठीक है। आपने चेक किया 0 10 से कम है, जी हाँ कम है, तो 0 प्रिंट हो गया। फिर 0 में 1 का इजाफा हुआ, ये 1 हो गया। फिर ऊपर जाके चेक किया 1 10 से कम है, जी कम है, फिर आपने 1 प्रिंट किया,
फिर इसमें 1 का इजाफा हुआ तो ये 2 हो गया, राइट। फिर 2 को चेक किया, 2 लेस देन 10 है। यानी इसमें क्या होता है कि आप इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा वाइल की कंडीशन पे चले जाते हैं। जब तक वाइल की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आप इस बॉडी को एग्जीक्यूट करते रहते हैं। वाइल की कंडीशन इस सूरत में कब फॉल्स होगी, जब ये बढ़ के 10 हो जाएगा। अप टिल 9 इट विल बी ओके। जब ये 10 हो जाएगा तो आप चेक करेंगे 10 10 से कम है तो 10 10 से कम नहीं होता। उस सूरत में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछिए। सर ये टाइप कहाँ की है जी, ये टाइप कहाँ की है? ये तो मैंने इंटरप्रेटर में ही टाइप किया है ना, पाइथन शेल में ही टाइप किया है इसको डायरेक्टली मैंने। सर ये कोड वाली जगह पे नहीं किया जहाँ से पहले आप कोड पे करते हैं टाइप? नहीं, अलग एडिटर में नहीं किया, इसको पाइथन शेल में ही किया है फिलहाल, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ज़ाहिर है आगे चल के हम वहीं पे कोड करेंगे इसे। ओके सर। ओके, नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। आपने i को 0 से इनिशियलाइज किया और अब कंडीशन लगाई while i इज नॉट इक्वल टू 10। पहले कंडीशन थी while i इज लेस देन 10, अब कंडीशन है while i इज नॉट इक्वल टू 10। तो i इज इक्वल टू i प्लस 2, i में 2 का इजाफा करें और i को प्रिंट कर दें। और आपको बताना ये है कि ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अब आपके सामने लिखा है जिसमें i को आपने 0 से इनिशियलाइज किया है, कंडीशन आपकी ये है i इज़ नॉट इक्वल टू 10, फिर आप i में 2 का इजाफा करते हैं और i को प्रिंट करते हैं। अब आपको गैस ये करना है कि ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स क्या प्रिंट करेगा। सर मैं बता दूं, जी जी, 2 4 6 8 2 4 6 8। यस सर। 8 से तो 10 हो जाएगा सर। ओके, नीचे हम ऑप्शंस दिखा देते हैं आपको, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। हमारे पास ये ऑप्शंस हैं A B C D E। सर सी प्रिंट करवाएगा। C, ओके, एनीबॉडी एल्स? सर 8 में प्लस 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा ना। सो व्हाट इज योर ऑप्शन? सर बी। सर प्रोसेशन एरर ऑप्शन ए। Okay, so error. Why do you think it will produce an error? क्योंकि सर इनमें ऑप्शंस ही नहीं है। ऑप्शन जो हैं वो 8 में प्लस 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। Okay, so इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इसे एरर तो नहीं कह सकते ना फिर। यस सर। सर ये 8 तक जाके रुक जाएगा, वो बॉडी से बाहर चला जाएगा, रन नहीं करेगा प्रोग्राम आगे। Okay, so how many people think it will produce option C? यस सर ऑप्शन सी। And how many of you think that it will be option B? यस सर, ऑप्शन बी। Okay, इसको ज़रा हम देखते हैं। I को 0 से इनिशलाइज किया, 0 10 के बराबर नहीं है, इसमें 2 का इजाफा किया, ये हो गया 2। तो पहली वैल्यू जो प्रिंट होगी वो होगी 2, ठीक है। उसके बाद 2 भी 10 के बराबर नहीं है, फिर 2 में 2 का इजाफा हुआ तो ये 4 हो गया, फिर 4 प्रिंट हो गया। फिर 4 भी 10 के बराबर नहीं है, 4 में 2 का इजाफा हुआ, 6 हो गया, 6 प्रिंट हो गया। 6 भी 10 के बराबर नहीं है, 6 में 2 का इजाफा हुआ, 8 हो गया, 8 प्रिंट हो गया।
फिर 8 भी 10 के बराबर नहीं है, 8 में 2 का इजाफा हुआ 10 हो गया, 10 प्रिंट हो गया। 10 10 के बराबर है, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। सो दैट मीन्स इट विल प्रिंट 2 4 6 8 10। सो दैट्स द ऑप्शन बी। इसको भी चला के देख लेते हैं हम, डज इट प्रोड्यूस सो और नॉट। आई को इनिशलाइज किया 0 से, while I is less than while I is not equal to 10, I is equal to I plus 2 और print I। जो पिछली एग्जाम्पल थी उसमें एक तो कंडीशन ये डिफरेंट थी, I is less than 10 था। दूसरा फ़र्क ये था कि उसमें पहले हम प्रिंट कर रहे थे, बाद में I is equal to I plus 1 कर रहे थे। वहाँ I plus 1 कर रहे थे, यहाँ I plus 2 कर रहे हैं। It prints 2 4 6 8 10। ठीक हो गया जी? यस सर। पर सर 8 में प्लस 2 करेंगे तो वो 10 हो जाएगा ना? जी जी। तो वो सर वो नहीं हो जाएगा, इन्होंने तो अनइक्वल बोला है ना? जी जी। तो 8 में प्लस 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा सर। बेटे जो कंडीशन है वो अपनी बारी पे चेक होनी है ना। ये चेक करेगा 8 इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है? यस सर। फिर ये 8 में 2 का इजाफा करके इसको 10 कर देगा, फिर ये 10 को प्रिंट कर देगा। अब कंडीशन की बारी अब आएगी दोबारा चेक होने की। अब ये देखेगा 10 इज नॉट इक्वल टू 10 तो फॉल्स हो गया, अब ये बाहर आ जाएगा। तो डिपेंड ये करता है कि कंडीशन की जब बारी आनी है तब वैल्यू क्या है। ओके। ओके, अब ज़रा ये वाली एग्जाम्पल देखिए और बताइए कि इस सूरत में क्या जवाब आएगा। ऑप्शन डी सर, डेल्टा। Okay, you think it will be option D? Anyone else? Yes sir, D sir. सर डी। ओके, चलिए हम इसको भी चला के देख लेते हैं। इस सूरत में क्या है जी, I जो है यानी पिछली एग्जांपल तो वही है, लेकिन I इज इक्वल टू 1 और बाकी सारा कुछ वही है, ऐसा ही है ना जी, बाकी वही है। अच्छा, अब इसको अगर आप देखें, I 1 से शुरू हुआ, 1 इज नॉट इक्वल टू 10, 1 में 2 का इजाफा हुआ तो ये 3 हो गया, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। 3 इज नॉट इक्वल टू 10, तो 3 में 2 का इजाफा हुआ 5 हो गया, 5 प्रिंट हो जाएगा। 5 इज नॉट इक्वल टू 10, 5 में 2 का इजाफा हुआ 7 हो गया, 7 प्रिंट हो जाएगा। 7 इज नॉट इक्वल टू 10, 7 में 2 का इजाफा हुआ 9 हो गया, 9 प्रिंट हो जाएगा। 9 इज नॉट इक्वल टू 10, 9 में 2 का इजाफा हुआ 11 हो जाएगा, 11 प्रिंट हो गया। 11 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 10, 11 में 2 का इजाफा हुआ 13 प्रिंट हो जाएगा, 13 हुआ 13 प्रिंट हो जाएगा। फिर 13 इज नॉट इक्वल टू 10, 15 हो जाएगा, 15 प्रिंट हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि चूंकि ये ऑड नंबर्स में चल रहा है तो 10 तो कभी आएगा ही नहीं आई में, तो ये लूप हमेशा चलती रहेगी, इट विल नेवर स्टॉप, लाइक यू सी हियर। आपको इसे रोकना पड़ेगा, ये आप कंट्रोल सी प्रेस करके इसे कीबोर्ड इंटरप्ट के जरिए रोक सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें टर्मिनल कंडीशन ये है कि अगर आई 10 के बराबर नहीं है तो ये चलती रहे। अब चूंकि आई जो है वो 1 से इनिशियलाइज किया हुआ है और वो 3 5 7 9 11 13 15 17 इस तरह से चलता जाएगा, तो उसमें 10 तो आई में कभी आएगा ही नहीं, लिहाजा ये लूप हमेशा चलती रहेगी।
Does it make sense to you? Yes, sir. ओके चलिए, अब छोटा सा काम आपको ये करना है कि आपको एक प्रोसीजर लिखना है प्रिंट नंबर्स, ठीक है, जिसको आप एक नंबर बतौर इनपुट देंगे। आपको एक प्रोसीजर लिखना है प्रिंट नंबर्स, जिसको आप एक नंबर बतौर इनपुट देंगे और वो 1 से लेके उस नंबर तक तमाम नंबर्स को प्रिंट करेगा। यानी अगर आप उसे 3 दे रहे हैं तो वो 1 2 3 प्रिंट करेगा, अगर आप उसे 5 दे रहे हैं तो वो 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा, और अगर आप उसे 8 दे रहे हैं तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रिंट करेगा। जाहिर है इसमें आप वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो ज़रा ट्राई कीजिए। तो मेरा कोड तो काम कर रहा है, आप भी लिख के चेक कर लीजिए। जी कर लिया। तो आप इसको एक नाम पास करते हैं, आई को आप 1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं बिकॉज आपने 1 से ऑनवर्ड्स चलना है, और फिर आप चेक करते हैं जब तक आई नम से छोटा या बराबर है तो आप उसको प्रिंट करते जाते हैं और उसमें 1 का इजाफा करते जाते हैं। तो बेसिकली आप नम तक जाकर वैल्यूज़ को प्रिंट कर पाएंगे इसकी मदद से। ओके जी, नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बेसिकली क्या है कि फ़र्ज़ करें कि एक बेबी है जो एक उसके पास कुछ ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं डिफरेंट कलर्स के, और वो उनके साथ खेल रहा है, राइट। नाउ द थिंग इज़ के बेबी की एक कैपेसिटी है कि वो उनके साथ कितना ज़्यादा खेल सकते हैं। हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि वो उनको मुख्तलिफ़ तरीके से अरेंज करके रख रहा है, ठीक है। सो सपोज़ ही हैज़ ग्रीन, ब्लू, रेड एंड से पिंक, इन कलर्स के 4 ब्लॉक्स हैं उसके पास। तो अगर हम इनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस देखें, एक
शादेब आवाज आ रही है? नहीं यार क्या टीचर थोड़ा बिजी हैं, वो बेल की आवाज आपने नहीं सुनी? थैंक यू बताने के लिए। जी, तो इन 4 ब्लॉक्स को अगर उसे अरेंज करना है तो फ़र्ज़ करें कि अगर हम पहले ब्लॉक की बात करें तो चूँकि हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक्स हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं कि हम पहला ब्लॉक कौन सा रखेंगे, राइट? सो चारों में से कोई भी रखा जा सकता है, सो वी हैव 4 ऑप्शंस। सपोज़ वी गो विद रेड, हम ये पहला ब्लॉक जो बेबी ने रखा वो रेड रख दिया। अब इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन लॉक कर देने के बाद आपके पास नेक्स्ट ब्लॉक रखने के लिए 3 ऑप्शंस बची, विच इज़ ब्लू, पिंक एंड ग्रीन। ठीक है, सपोज आउट ऑफ दीज 3 ऑप्शंस द बेबी चूजेस ब्लू, तो सेकंड ब्लॉक जो आपने रखा उसमें आपने ब्लू रख दिया। अब थर्ड ऑप्शन के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या आप ग्रीन रख सकते हैं या आप पिंक रख सकते हैं। ठीक है, सो सपोज द बेबी चूज पिंक, और आखिरी ब्लॉक रखने के लिए अब आपके पास एक ही ऑप्शन बची विच इज ग्रीन, राइट? सो पहला ब्लॉक रखने के लिए हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं। जब उसमें से हम एक मुंतखब कर लेते हैं तो फिर दूसरा ब्लॉक रखने के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज बचती हैं। जब दूसरा ब्लॉक में से के लिए भी एक चूज कर लेते हैं तो फिर तीसरा ब्लॉक रखने के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बचती हैं, और उसमें से भी जब हम एक चूज कर लेते हैं तो आखिरी ब्लॉक रखने के लिए हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है। तो अगर हम टोटल पॉसिबिलिटीज निकालें तो ये बनेगी 4 into 3 into 2 into 1, राइट? 4 ब्लॉक्स अगर हमें रखने हैं तो उनको अरेंज करने की जो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आएंगी वो होंगी 4 into 3 into 2 into 1। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है कि जो नंबर है जिसका आप फैक्टोरियल लेना चाहते हैं उस नंबर को उससे छोटे तमाम नंबर से एक बार मल्टीप्लाई कर दें। यानी 4 का फैक्टोरियल 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 होगा। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई आपको? यस सर। सो आप यूं कह सकते हैं कि अगर आपने n का फैक्टोरियल लेना है तो वो होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 सो ऑन अप टू 1। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल उस नंबर से लेकर 1 तक तमाम नंबर्स की एक बार मल्टीप्लिकेशन है। And now we need to define a procedure factorial that takes one number as its input and outputs the factorial of that number। तो अब हमें एक प्रोसीजर डिफाइन करना है फैक्टोरियल के नाम से, जो बतौर इनपुट एक नंबर लेगा और उस नंबर का फैक्टोरियल हमें रिटर्न करेगा। तो ट्राई इट नाउ।
So my factorial works, आप भी करके देख लीजिए, then we explain it a bit. हो गया सर। Okay, good. तो बेसिकली अगर आप यहाँ देखें तो आपने एक प्रोसीजर डिफाइन किया फैक्टोरियल के नाम से, जिसको आप नंबर पास करें, जिसका फैक्टोरियल मालूम करना चाहते हैं। आपने एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट, जिसमें आप फैक्टोरियल का रिजल्ट स्टोर कर लेंगे, उसको 1 से इनिशलाइज कर दिया। फिर आपने लूप में कंडीशन ये लगाई कि जब तक नंबर जो है वो 1 से बड़ा या उसके बराबर है तो रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट स्टार नम, यानी रिज़ल्ट के अंदर नम की मल्टीप्लिकेशन जमा करते जाएं। फ़र्ज़ करें 3 का फैक्टोरियल अगर ले रहे हैं तो 3 1 से बड़ा या बराबर है, तो 3 ज़रब 1 रिज़ल्ट में 3 हो जाएगा। नम में 1 की कमी करेंगे, नम 2 हो जाएगा। 2 भी 1 से बड़ा या बराबर है, तो रिज़ल्ट में पहले 3 था, 3 ज़रब 2 6 हो जाएगा। नम में 1 की कमी करेंगे, ये 1 हो जाएगा। और फिर 1 भी 1 से बड़ा या बराबर है, तो अब 6 ज़रब 1 6 ही रहेगा। और उसके बाद नम में 1 की कमी करेंगी, नम 0 हो जाएगा और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप बाहर आएंगे और रिज़ल्ट रिटर्न कर देंगे, विच विल हैव 6 नाउ। तो बुनियादी तौर पे आप नम से लेकर नम में 1 की कमी करते जाते हैं और उसको मल्टीप्लिकेशन रिज़ल्ट, उसका रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर जमा करते जाते हैं। तो अगर आप 10 भी देंगे तो ये 10 ज़रब 9 ज़रब 8 ज़रब 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 कर देगा और रिज़ल्ट में आपके पास उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है जी। यस सर। सर मेरे पास ना वो उसको मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, यानी कि जो नंबर पुट कर रहा हूँ वही सेम नीचे आ रहा है प्रिंट होकर। दिखाइए। शिफ्ट के साथ प्रेस करो, शिफ्ट। रिजल्ट इज इक्वल टू 1 व्हाइल नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रिजल्ट रिजल्ट स्टार नम। बेटा ये जो रिटर्न है ना, रिटर्न स्टेटमेंट, इसको बैक स्पेस प्रेस करके व्हाइल के बराबर लेके जाएं। जी अब चलाएं। ठीक है। अब 1 मिनट सर करते हैं। ठीक है सर, अब ठीक। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये सिंटैक्स सर दे रहा है, लेकिन लिखा तो मेरा ख्याल से ठीक हुआ, आपने लेके लिखा था, मैच किया था, लेकिन मैच ठीक दिखाइए। दे रहा है। ये देखिए। कैसे हो रही है तकलीफ? जी जी सर ये देखिए।
कोड दिखाएं अब। फैक्टोरियल जहां आपने ऊपर डिफाइन किया है डेफ फैक्टोरियल, उसके बाद आपने कॉलन नहीं डाला। ये कॉलम दोबारा चलाएं। आपकी इंडेंटेशन ठीक नहीं है, इंडेंटेशन सारी दोबारा ठीक करें इसकी। ओके सर। Okay जी, we move on from here now. Next is break statement. आप जब लूप लिखते हैं तो लूप के अंदर मिसाल के तौर पे जब आप वाइल लूप लिखते हैं तो वाइल लूप के अंदर चूंकि आपने एक टेस्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ होता है, तो हम ये जानते हैं कि कोई भी लूप जो होगी उसके अंदर जब आपने टेस्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो वो लूप तब तक चलेगी जब तक वो टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा। जब वो टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यानी लूप जो है वो आइटरेट करती रहती है, रिपीट करती रहती है स्टेटमेंट्स को जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। अच्छा, ये एक तरीका है लूप से बाहर आने का कि वो कंडीशन फॉल्स हो जाए। जैसे पहले हमने एक काउंटर टाइप को वेरिएबल एक लिया हुआ है जो काउंटर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता जा रहा है, और जब वो टेस्ट एक्सप्रेशन को फॉल्स कर देता है तो आप लूप से बाहर आ जाते हैं। लूप से बाहर आने का एक दूसरा तरीका ये है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी कंडीशंस को कुछ सिचुएशंस में बहुत क्लियर नहीं होती या कि कुछ और चीज़ों पर डिपेंडेंट होती हैं। तो लूप से बाहर आने का एक दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट लूप के अंदर किसी भी जगह पे इस्तेमाल की जाए, अगर वो एग्जीक्यूट हो गई तो आप लूप से इमीडिएटली बाहर आ जाते हैं। लूप से बाहर आके जो भी लूप के बाद का कोड है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ आपको ये एक ब्लॉक नज़र आ रहा है, आपने लिखा हुआ है वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन सम पीस ऑफ कोड, और आपने फिर एक इफ़ कंडीशन लगाई हुई है, इफ़ देयर इज सम टेस्ट एंड देन यू से ब्रेक। कि जी लूप की कंडीशन अपनी जगह पे, लेकिन आपने एक और इफ़ कंडीशन लगा के ये लिखा हुआ है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप ब्रेक कर दें। और जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगी आप वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपकी वाइल लूप यहाँ से यहाँ तक है, अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आप इसके बाद वाले कोड को आके एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये देखिए, ये हमने अभी प्रोसीजर डिफाइन किया था डेफ प्रिंट नंबर्स, जिसको आप एक नंबर पास करते थे और वो 1 से लेके n तक तमाम नंबर्स को प्रिंट करता था। ठीक है, अब इसमें हमने एक थोड़ी सी वेरिएशन ये कर दी कि हमने वाइल की कंडीशन को लिख दिया वाइल ट्रू। अब वाइल ट्रू तो हमेशा ट्रू ही रहेगा, तो इफ ओके इस सूरत में i इज ग्रेटर देन नाम तो ब्रेक। अब अगर आप इस कोड को देखें तो इसमें हमने क्या किया, वाइल ट्रू लिख दिया। अच्छा, ट्रू एक लिटरल वैल्यू है, बूलियन वैल्यू है जो हमेशा ट्रू ही रहेगी। जब आप वाइल के साथ कंडीशन में ट्रू लिख देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये वाइल लूप कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ट्रू ने तो हमेशा ट्रू ही रहना है। ठीक है, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इनफाइनाइट लूप। ये लूप अब ख़त्म नहीं होगी खुद से। अच्छा, अब आपने टर्मिनल कंडीशन के तौर पे वाइल के अंदर टेस्ट एक्सप्रेशन पे डिपेंड करने की बजाय आपने अंदर एक एक्सप्रेशन ऐसा लिख दिया। आपने जैसे यहाँ पे लिखा था कि वाइल i इज़ लेस देन इक्वल टू नाम, के जब तक i नाम से छोटा या बराबर है तब तक ये चलती रहे। वैसे ही आपने यहाँ एक ऑपोजिट स्टेटमेंट लिख दी कि अगर i नाम से बड़ा हो जाए तो ब्रेक कर दें, आप लूप से बाहर आ जाएं, वरना वही काम कि आप प्रिंट करेंगे i और i में 1 का इजाफा करेंगे।
इन इफेक्ट ये वही काम करेगा, 1 से लेके n तक नंबर्स को प्रिंट करेगा जो पहले हो रहा था। फ़र्क क्या है कि आपने ब्रेक स्टेटमेंट का यहाँ पे इस्तेमाल किया। ऑल्दो ये वाली लॉजिक इस्तेमाल करना कोई बहुत सेंसिबल अप्रोच नहीं है। हमने जो पहले वाइल के अंदर टेस्ट कंडीशन लिखी हुई थी दैट वाज मोर करेक्ट टू राइट। यहाँ तो हमने खामखा इस काम को बढ़ा लिया अपने लिए, लेकिन पर्पस सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करना था कि ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास बतौर एक ऑप्शन अवेलेबल है और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अब प्रिंट नंबर्स को कॉल करता हूँ विद एनी वैल्यू, इट स्टिल डज द वर्क। ये अभी भी वही काम करता है जो पहले कर रहा था। फ़र्क क्या है कि आपने कंडीशन यहाँ जो लिखी थी i लेस देन इक्वल टू नम, उसको तब्दील करके i ग्रेटर देन नम करके यहाँ पे कर दिया, यानी ऑपोजिट कंडीशन लगा दी और कहा कि अगर ये कंडीशन मीट हो जाए तो ब्रेक कर दें। तो अब जैसे नम 1 है तो 1 प्रिंट हुआ, 1 में इजाफा हुआ, 2 हो गया, वाइल तो ट्रू ही है, वाइल के अंदर तो आप घूमते रहेंगे। तो जैसे ही i की वैल्यू नम से बड़ी होगी, यानी 5 दिया है तो 5 से बड़ी होगी, जब ये 6 हो जाएगी तो फिर आप यहीं से ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके इस लूप से बाहर आ जाएंगे। गॉट दिस? यस सर। अच्छा, अब आपके सामने एक जो है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दिया गया है। आपके पास है, फर्ज करें एक वाइल लूप जिसकी कोई टेस्ट कंडीशन है ये t, और उसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है s। ठीक है, फ़र्ज़ करें कोई भी टेस्ट कंडीशन है और ये कोई भी स्टेटमेंट्स है। ठीक है, अगर ये आपकी वाइल लूप है तो आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दी गई हैं जिनको देख के आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन आपकी इस डेक्लेरेशन के इक्विवेलेंट हैं, यानी वही काम करेंगी इन इफेक्ट जो कि ये कर रही हैं। पहली ऑप्शन है वाइल t, वाइल t तो वाइल t जैसे ये लिखा है वैसे ही है, और फिर है इफ़ फॉल्स ब्रेक, और फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। क्या ऊपर वाली वाइल लूप और ये जो आपकी डेक्लेरेशन है ये इक्विवेलेंट हैं, ये इन इफेक्ट एक ही तरह का काम कर रही हैं या मुख्तलिफ हैं? जी, एनीबॉडी? ओके, अच्छा, अगर आप इन इफेक्ट देखें तो ये जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं और ये जो 4 लाइनें लिखी हुई हैं ये एक ही काम कर रही हैं। इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क सिर्फ ये है, बाकी तो सेम है ना, वाइल टी और ऐसी है तो सेम है ना। फ़र्क ये है इफ़ फॉल्स ब्रेक। अब फॉल्स एक लिटरल वैल्यू है और फॉल्स हमेशा फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, अब फॉल्स ने चूंकि खुद ब खुद कभी ट्रू नहीं होना, लिहाजा ये ब्रेक स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। लिहाजा ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी हुई है इफ़ फॉल्स ब्रेक, ये इन इफेक्ट कुछ भी नहीं करेगी, ये हमेशा फॉल्स रहेगी और ब्रेक स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसका सिर्फ इफेक्ट ये है कि ये थोड़े से प्रोसेसर साइकिल खाएगी, थोड़ा सा प्रोग्राम में डिले इंट्रोड्यूस करेगी। इसका कोई फ़ायदा नहीं है स्टेटमेंट को लिखने का। सो इन इफेक्ट ये जो ऑप्शन ए है और ये हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। बात समझ आई आपको? सर रिपीट करें एकदम। ये जो 2 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं इफ़ फॉल्स ब्रेक, ये स्टेटमेंट्स दोनों कभी भी ये पहली स्टेटमेंट में चूंकि कंडीशन हमेशा फॉल्स है, फॉल्स लिखी हुई है तो फॉल्स फॉल्स रहेगा। ये ब्रेक स्टेटमेंट सिर्फ उस सूरत में एग्जीक्यूट हो सकती है अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो। अब इफ़ की कंडीशन में कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखा हुआ बल्कि डायरेक्टली वैल्यू लिखी हुई है विच इज़ फॉल्स, तो फॉल्स ने हमेशा फॉल्स ही रहना है, और अगर हमेशा फॉल्स ही रहना है तो इसका मतलब है कि ब्रेक स्टेटमेंट ने कभी एग्जीक्यूट नहीं होना। इसका मतलब है कि ये 2 लाइनें लिखें या ना लिखें, प्रोग्राम की आउटकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा ऑप्शन ए ऊपर जो लूप की दी गई है वाइल टी एस, उसके इक्विवेलेंट बनती है। ओके सर। ओके
यस सर। फिर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है वाइल टी एस ब्रेक। क्या ये उसके इक्विवेलेंट है या नहीं? नहीं सर। क्यों? सर ये ब्रेक करेगी जी, क्योंकि इसमें आप जब वाइल के अंदर एक बार आएंगे, एक बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके फौरन बाद ब्रेक स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो अब ओरिजिनल लूप में मुमकिन है कि वो कंडीशन आपकी मल्टीपल टाइम्स ट्रू रहे, लेकिन इसमें एक ही बार आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और आप लूप से बाहर आ जाएंगे, लिहाजा ये उसके इक्विवेलेंट नहीं है। अब ऑप्शन सी को देखिए। ये है ऑप्शन सी भी इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों? आपने वाइल में लिख दिया ट्रू, ट्रू ने तो हमेशा ट्रू ही रहना है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा आपने इफ टी। अब या तो आप लिखते इफ टी और इसके अंदर एस लिख देते कि अगर वो कंडीशन जो वाइल में थी वो यहाँ ट्रू हो जाती है तो एस एग्जीक्यूट करें और इस लूप में आप चलते रहते। लेकिन आपने क्या लिखा, इफ टी यानी वो जो वाइल टी वाली कंडीशन है वो ट्रू हो जाए तो फिर आपने यहाँ लिखा हुआ ब्रेक के लूप से बाहर आ जाए। हालांकि आपको यहाँ पे अगर इसको इक्विवेलेंट बनाना है तो यहाँ आपको एस लिखना चाहिए कि अगर वो कंडीशंस ट्रू हैं तो एस को एग्जीक्यूट करें और दोबारा आके फिर वही कंडीशन चेक कर लें। लेकिन आपने क्या लिखा कि अगर वो कंडीशन मीट हो जाती है तो आप ब्रेक कर दें। सो ऑब्वियसली ये भी उसके इक्विवेलेंट नहीं है। अब ज़रा डी को देखें। आई थिंक ये इक्विवेलेंट। यस इट इज। ये दो लाइनें तो वही हैं जो पहले उसमें लिखी हुई हैं वाइल टी एस। अब यहां आपने दोबारा इफ टी एस लिख दिया। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। यहां भी आप वही कंडीशन चेक कर रहे हैं और उन्हीं स्टेटमेंट्स को दोबारा एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आप यूं ना भी लिखें, सिर्फ इतना भी लिख रहने दें तो इट विल डू द सेम थिंग। बट इट्स जस्ट दैट कि ऐसा लिखने से भी इसकी जो इक्विवेलेंसी है उसके ऊपर फ़र्क नहीं आता। आपने लिखा अगर कंडीशन ट्रू है फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दें, वरना ब्रेक। राइट तो ब्रेक का, वरना के केस में ब्रेक का मतलब यही है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो आपको लूप से बाहर आना ही है, तो आप ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। सो दिस इज, सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर द टू ऑप्शंस विच आर इक्विवेलेंट टू दैट कोड विच वाज लिस्टेड अबव। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं उस प्रोसीजर के ऊपर जो प्रोसीजर हमने शुरू में लिखना शुरू किया था। इसके अंदर कोड तो प्राइमरीली वही है जो हमने यूनिट 1 के एंड पे लिखा था, लेकिन हम सिर्फ ये कि उसको एक प्रोसीजर की शक्ल में अब लिखना चाह रहे थे। तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसीजर को से दोबारा लिख लेते हैं। द प्रोसीजर वाज डेफ गेट नेक्स्ट टारगेट। इसको हम बतौर वेरिएबल एक पेज दे देते हैं और हम फिर कहते हैं जी स्टार्ट लिंक फाइंड करें। पहले स्टार्ट लिंक इज इक्वल टू पेज डॉट फाइंड AHREF। फिर हम कहते हैं जी स्टार्ट कोड फाइंड कर लें, दैट विल बी पेज डॉट फाइंड और ये ढूंढना आप शुरू करेंगे स्टार्ट लिंक से। फिर हम कहते हैं जी एंड कोड फाइंड कर लीजिए, एंड कोड विल बी इक्वल टू पेज डॉट फाइंड अगेन और ये आप स्टार्ट कोड +1 से तलाश करना शुरू करते हैं। फिर आप URL निकाल लेते हैं विच इज़ इक्वल टू
एक पेज का आपने स्लाइस लेना है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट कोट प्लस 1 और एंडिंग एट एंड कोट, और फिर आप दो चीज़ें रिटर्न करते हैं यहाँ से, एक यूआरएल और एक एंड कोट। यही था प्रोसीजर हमारा। यस सर। ओके, तो इस प्रोसीजर को हमने दोबारा यहाँ पे उसी तरीके से लिख लिया। अच्छा, अब पहली चीज़ ये कि ये दो वैल्यूज़ रिटर्न करता है, यूआरएल और एंड कोड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी वैल्यूज़ को जहाँ से कॉल करेंगे वहाँ गेट करना चाहते हैं तो हमें दो वेरिएबल चाहिए होंगे, जिन दोनों वेरिएबल्स के अंदर हम इसकी वैल्यू को गेट कर सकेंगे। तो पहला मसला ये है कि हम ये असाइनमेंट का मसला कैसे हल कर सकते हैं। आई टेल यू, मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूं a, b is assigned 1, 2, what do you think will it do? ये a को 1 दे देगा और b को 2 दे देगा, राइट? यानी आप मल्टीपल असाइनमेंट्स पाइथन में कर सकते हैं। अब अगर आप a को प्रिंट करें तो 1 प्रिंट हो गया और b को प्रिंट करें तो 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, सो इसी तरीके से अगर आप इस तरीके से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें, मैं एक छोटी सी स्ट्रिंग लेता हूं, इसको हम रन कर लेते हैं पहले, और let's just go to this, okay, xkcd, और इसका हम सोर्स देखते हैं, यहाँ से हम एक लिंक कॉपी कर लेते हैं, एक ही लिंक काफ़ी है हमारे लिए, और यहाँ आके हम करते हैं URL एंड पोजीशन इज इक्वल टू गेट नेक्स्ट टारगेट, राइट? सो URL कम्स हियर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने ये प्रोसीजर कॉल किया गेट नेक्स्ट टारगेट। इस प्रोसीजर को मैंने दो वेरिएबल्स को असाइन किया, एक URL कॉमा एंड पोजीशन। एक वेरिएबल मैंने लिया उसका नाम URL रख लिया, दूसरा वेरिएबल मैंने लिया उसका नाम एंड पोजीशन रख लिया। अब URL के अंदर मेरे पास वैल्यू आई जो URL इसके अंदर मौजूद है, http whatif.xkcd.com, और मैं देखता हूँ कि एंड पोजीशन के अंदर क्या आया है। तो एंड पोजीशन के अंदर बेसिकली ये एंड कोड की लोकेशन आनी चाहिए, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं जो हमारा प्रोसीजर रिटर्न कर रहा है। तो वो दोनों वैल्यूज़ मैं गेट कर पाया हूँ, एक वैल्यू मैंने URL में गेट कर ली और दूसरी वैल्यू मैंने एंड पोजीशन के नाम से एक वेरिएबल रखे। एंड यू ऑलवेज नो दैट वेरिएबल्स के नाम आपने खुद ही रखने होते हैं। तो आपने दो वेरिएबल्स के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ गेट कर ली। ठीक है, गॉट दिस पॉइंट? ओके सर। ओके, अब हम एक छोटा सा सवाल है, इसको देखिए। अगर हम यूं लिखें s, t इज गिवन t, s, आपके ख्याल में ये स्टेटमेंट क्या काम करेगी? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। Swap the value of S and T, C. Anyone else? सर क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, दोबारा बताइएगा। एक स्टेटमेंट है आपके सामने s, t असाइंड t, s, ये क्या करेगी? ऑप्शन बी। Okay, let's just try it.
अगर हम एक वेरिएबल लें s, उसको 1 दे दें, और एक वेरिएबल लें t, उसको 2 दे दें, और फिर हम लिखें s, t इज़ असाइंड t, s, तो अब आप ये जब s को दोबारा प्रिंट करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ आपस में स्वैप हो चुकी होंगी। सो बेसिकली हुआ क्या, इसको ये वैल्यू मिलेगी और दूसरे वेरिएबल को दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो जब आपने s को t और t को s दिया तो उनकी वैल्यूज़ आपस में स्वैप हो गई। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस केस, that the values of both these variables will get swapped. This was just a question about multiple assignment. Anyway, अब एक चीज़ जो हमें फ़िलहाल हैंडल करनी है इसके अंदर, हमने मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करना तो देख लिया कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न कर सकते हैं और उनको दो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी एक इशू जो अभी हमने रिजॉल्व नहीं किया, जिसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है, वो ये है कि अगर जो पेज इस वक्त हम रीड कर रहे हैं उसके अंदर कोई लिंक बाकी नहीं बचा या कोई लिंक सिरे से है ही नहीं, यानी URL जो है वो उसमें दस्तयाब नहीं है, तो फिर हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। मिसाल के तौर पे के तौर पे मैं सिंपल एक स्ट्रिंग हेलो दे रहा हूँ। अब हम जानते हैं कि हेलो के अंदर किसी पेज का लिंक मौजूद नहीं है, इसमें कोई ahref नहीं है, ठीक है, इसमें कोई लिंक दस्तयाब नहीं है। तो इस सूरत में हमें मिलेगा क्या। अब मैं अगर URL को प्रिंट करके देखूं, आई गेट HELL। अब उसूलन तो ये होना चाहिए कि अगर जो कंटेंट आपने दिया है उसमें ahref नहीं है तो फिर आपके कोड को इस बात को सेंस करके हैंडल कर लेना चाहिए कि कोई भी लिंक इस पेज में दस्तयाब नहीं है। लेकिन ये हमें एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा है। हमने हेलो दिया, इसने HELL दे दिया, ठीक है। अगर हम कुछ और कंटेंट देने की कोशिश करें तो हो सकता है कि फर्ज करें हम इसमें डबल कोड डाल देते हैं, डज इट मेक एनी डिफरेंस। अब अगर हम URL को प्रिंट करें, इस URL के केस में इसने हमें एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी है, ठीक है। सो अगर ahref मौजूद नहीं है तो हमारे कोड को इस काबिल होना चाहिए कि वो इस बात को अंडरस्टैंड करके कि इसमें कोई लिंक मौजूद नहीं है, हमें अप्रोप्रिएट मैसेज रिटर्न कर सके जिसको हम भी अंडरस्टैंड करें, ठीक है। इस वक्त जो सिचुएशन है इससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कि जब हमने हेलो पास किया तो इसने हमें HELL क्यों रिटर्न किया। हम कोड में जाके देखते हैं इस बात को। यहां इस स्ट्रिंग के अंदर आया HELLO। आपने कहा इस स्ट्रिंग में फाइंड करें ahref जो है वो HELLO में तो नहीं मिलेगा, तो इसका जवाब फाइंड मेथड आपको पता है, जब कोई स्ट्रिंग नहीं मिलती तो -1 रिटर्न करता है। तो स्टार्ट लिंक के अंदर आ जाएगा -1। फिर आप उसमें डबल कोट फाइंड करेंगे, डबल कोट भी नहीं मिलेगी, तो स्टार्ट कोट में भी आ जाएगा -1। फिर आप उसमें एंड कोड फाइंड करेंगे, स्टार्ट कोड +1 से शुरू करके, स्टार्ट कोड में -1 है, -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 से शुरू करके दोबारा डबल कोड तलाश करेंगे, नहीं मिलेगी। तो स्टार्ट लिंक, स्टार्ट कोड, एंड कोड तीनों में -1 आ जाएगा कि ना स्टार्ट लिंक मिला, ना स्टार्ट कोड मिला, ना एंड कोड मिला। अब आप क्या करेंगे कि पेज की एक स्लाइस लेंगे, आप लिखेंगे स्टार्ट कोड +1। स्टार्ट कोड में -1 है, -1 + 1 हो जाएगा 0। मैं यहाँ पे लिख दूं जस्ट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये -1 + 1 0 हो जाएगा, और 0 से लेकर अगर मैं ये डालूं तो एंड कोड की वैल्यू क्या है, -1, 0 से लेके -1। अब अगर मेरे पास स्ट्रिंग है हेलो HELLO, इसका 0th इंडेक्स है ये और -1 है ये O, तो 0 से लेके -1 का मतलब ये है कि 0 से लेके -1 से एक पहले तक के कंटेंट आप गेट कर लें, तो ये HELL आपको रिटर्न कर देगा URL के अंदर। ऑब्वियसली दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। बात समझ आई?
यस सर। जी सर। लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जो हम चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर AHREF उसको नहीं मिला तो वो उस चीज़ को वहीं हैंडल कर सके और अप्रोप्रिएट मैसेज रिटर्न करे हमें। ठीक है, इसका एक तरीका ये है कि हमें मालूम है कि अगर AHREF नहीं है तो स्टार्ट लिंक में -1 आएगा। तो हम यहाँ एक इफ़ कंडीशन लगा के ये चेक कर सकते हैं कि अगर स्टार्ट लिंक में -1 आया है तो फिर इसका मतलब है कि लिंक दस्तयाब नहीं है। यानी अगर मैं यहाँ यूँ लिख दूँ, इफ़ स्टार्ट लिंक इज़ इक्वल टू -1 तो रिटर्न नन एंड 0। यानी यहाँ मुझे पता है कि अगर स्टार्ट लिंक में -1 है तो इसका मतलब ये है कि लिंक इस पेज में मौजूद नहीं है, तो मुझे स्टार्ट कोट एंड कोट URL फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहीं से एक रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके नन इज़ अ कीवर्ड इन पाइथन विच मीन्स नथिंग, राइट। तो URL की जगह पे नन और एंड कोट की जगह पे 0 रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, और पीछे जहाँ से मैं इसे कॉल कर रहा हूँ वहाँ मुझे पता होगा कि अगर मेरे प्रोसीजर को जो URL है वो ना मिला तो वो मुझे नन रिटर्न करेगा एंड आई विल बी एबल टू हैंडल इट दैन। ये बात समझ आई आपको? नहीं सर जी, एक बार दोबारा बता। जी, मैंने ये कहा कि अगर हमें इस जो कंटेंट हमने दिया है उस कंटेंट के अंदर अगर हमें AHREF नहीं मिलता तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्ट लिंक में आएगा -1। ऐसा ही है ना? जी सर। तो हम यहाँ साथ ही चेक कर लेते हैं कि अगर स्टार्ट लिंक में -1 है, हमें मालूम है कि अगर हमें AHREF मिल गया तो फिर स्टार्ट लिंक में -1 नहीं होगा। स्टार्ट लिंक में -1 सिर्फ उस सूरत में आएगा अगर हमें AHREF नहीं मिलेगा। तो हम कहते हैं कि अगर स्टार्ट लिंक में हमें -1 मिला है यानी कि AHREF नहीं है तो फिर आप यहीं से रिटर्न कर दें। आप जब ये रिटर्न एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके बाद प्रोसीजर आगे नहीं चलेगा, यहीं से रिटर्न करके ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। और हम कहते हैं कि आप कह दें फ़ौरन से कि URL में नन है और एंड कोट में 0 है, यानी URL मिला नहीं लिहाजा एंड कोट की वैल्यू हम से 0 रिटर्न कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ हमने हैंडल कर ली। अच्छा उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो नो लिंक्स को हम इस तरीके से हैंडल कर लेंगे। अच्छा अब अगली चीज़ जो हमें करनी है, मिसाल अब यहाँ हम ये कर सकते हैं, मैं इस कोड को दोबारा करता हूँ रन, और अब हम देखते हैं कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ करें जिसमें हमारे पास लाइक अब अगर हम ये चलाते हैं तो अब देखते हैं URL में क्या है। सो नाउ दिस इज सॉरी हेलो एंड now URL should print, yeah, let me just print it like that. So it has printed none and 0 for us क्योंकि इस केस में इसके पास नन और 0 रिटर्न हो रहा है बिकॉज हेलो के अंदर कोई कंटेंट नहीं है। अच्छा अब आगे हम चलते हैं। हमारा मकसद ये था कि हम तमाम लिंक्स को प्रिंट कर सकें इस पेज के ऊपर से। हम एक वक्त में एक नहीं बल्कि तमाम लिंक्स को प्रिंट कर सकें। उसका एक तरीका ज़ाहिर ये था कि आप यूँ लिखें, आपके पास पेज के कंटेंट हैं और आप इस प्रोसीजर को कॉल करें और ये आपको URL और एंड पोजीशन रिटर्न कर दे। आप URL को प्रिंट करके देख लें। उसके बाद आप पेज को मॉडिफाई करें। पेज को मॉडिफाई किस लिए करते थे कि एंड पोजीशन तक यानी एंड कोड तक जहाँ तक आपने लिंक तलाश कर लिया है, अब अगली बार जब आपने लिंक तलाश करना है तो आप वही लिंक दोबारा नहीं तलाश करना चाहते बल्कि अगली जगह से करना चाहते हैं। तो आप पेज का पीछे वाला हिस्सा डिस्कार्ड करके अगला हिस्सा रख लेते हैं और फिर गेट नेक्स्ट टारगेट को पेज वो मॉडिफाइड पेज पास करके दोबारा URL और एंड पोजीशन गेट कर सकते हैं। ये बात समझ आई आपको? यस सर। ओके, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम इस कोड को बार बार लिखें। ठीक है, तो हम इसको रिपीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमने एक कंस्ट्रक्ट अभी स्टडी किया था वाइल लूप।
वाइल लूप में ये सलाहियत होती है कि वो किसी पर्टिकुलर यानी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकती है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हम ये जो गेट नेक्स्ट टारगेट वाला काम है इसको बार बार कॉल करके ये देख सकें कि अगर हमें लिंक मिल रहे हैं तो वो तमाम लिंक्स हम एक ही बार में एक्सट्रैक्ट कर लें। तो हम अगर हमारे लिए बेहतर होगा कि हम किसी तरीके से लूप लगा के ये काम कर सकें। अच्छा, लूप लगाने से पहले एक छोटा सा काम हम ये करते हैं कि ये जो पेज अभी हम रीड कर रहे हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ से सोर्स में जाके तो यहाँ से कॉपी करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस काम को ऑटोमेट कर लें बजाय इसके कि सोर्स में जाके कॉपी करें। इसके लिए हमारे पास एक दो लाइब्रेरीज़ हैं जिनमें एक है urllib और एक, मैं इनको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। एक लाइब्रेरी है urllib और एक है urllib.request के अंदर से हम मज़ीद इंपोर्ट कर रहे हैं url open। ये लाइब्रेरीज़ हमने इसलिए इंपोर्ट की हैं कि हम किसी वेब पेज का एड्रेस देकर ऑटोमेटिकली उसका सोर्स रीड कर सकें, राइट। इससे ज़्यादा इन लाइब्रेरीज़ की इंक्लूजन के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने इन लाइब्रेरीज़ को सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया है कि अगर हम किसी वेब पेज का एड्रेस दे दें महज, तो वो उस एड्रेस को रीड करके ऑटोमेटिकली उसके कंटेंट्स रीड करके आपको आपके प्रोग्राम के अंदर मुहैया कर दे, बजाय इसके कि हम पेज का सोर्स खुद जाके खोल लें और वहां से स्ट्रिंग के तौर पर चीज़ों को कॉपी करें। ठीक है? यस सर। अच्छा, मैं ये दोनों लाइब्रेरीज यहाँ पे भी वैसे ही इंपोर्ट करके जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट हम देख लेते हैं। ओके, अच्छा, ये हमने ओपन कर लिया इसको। अब हम पेज को कैसे रीड कर सकते हैं? हम पेज को रीड कर सकते हैं इस तरीके से URL देके। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पे इस URL की जगह पे मैं स्ट्रिंग में देता हूँ http://xkcd.com/353। ये एड्रेस अगर आप देखें तो हमारा ये जो पेज है इसका एड्रेस यही है, https://xkcd.com और फिर 353 https। आई राइट दैट हियर, https। तो बेहतर ये है कि आप पेज का एड्रेस वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो अब होगा क्या कि URL ओपन एक मेथड है जिसके अंदर हमने URL दे दिया ये वाला और .read मेथड कॉल कर लिया। अब ये करेगा ये कि इस पेज के ऊपर के कंटेंट सारे रीड करके उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल पेज को असाइन कर देगा। अगेन इस लाइन के बारे में बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक, जस्ट बिलीव कि ये आपका काम कर देगा। पेज के अंदर आपका सोर्स आ जाएगा पेज उसका सारा। ठीक है, सो ये रीड कॉल किया, हम इसको पेज को देखते हैं तो इट स्क्वीज्ड टेक्स्ट 103 लाइन्स, ये इसने शो कर दी यहाँ पे। ठीक है, पेज के अंदर पूरा जो उसका HTML सोर्स था इस पेज का, मैं दोबारा आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो ये जो सारा सोर्स है इसका, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको सारा सोर्स यहाँ पे मिल जाएगा इसका। ठीक है, सो जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इट वर्क्स द वे वी वांट इट टू वर्क। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, हमें सारे लिंक्स को प्रिंट करना है। हम एक प्रोसीजर लिखते हैं, डेफ प्रिंट ऑल लिंक्स, और उसको हम देंगे URL। और सबसे पहले हम ये करेंगे कि पेज रीड कर लेंगे उस URL से। यानी जब हम इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो हम इसमें इसको सिर्फ एड्रेस देंगे पेज का, कि इस पेज से हमने सारे कंटेंट्स रीड करके लिंक एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो ये लाइन जो है ऑटोमेटिकली उसके ऊपर से कंटेंट रीड करके पेज वेरिएबल के अंदर डाल देगी। ठीक है, अब हम लिखते हैं वाइल, और यहाँ पे हमें कोई कंडीशन लिखनी है। ठीक है,
और फिर हम ये कोड लिख देते हैं URL एंड पोजीशन इज इक्वल टू गेट नेक्स्ट टारगेट, और इसको हम दे देते हैं पेज। फिर हम चेक करते हैं कि जो इसने URL रिटर्न किया है, इफ URL इज इक्वल टू नन, अगर इसने हमें URL में नन रिटर्न किया है, बल्कि हम यूँ कहते हैं कि URL में अगर इसने हमें नन रिटर्न नहीं किया तो हम URL को प्रिंट कर दें और पेज को हम मॉडिफाई कर दें। लेकिन अगर इसने हमें नन रिटर्न किया है तो फिर हम इस लूप से बाहर आ जाएं, और यहाँ हम ट्रू लिख देते हैं कि ये लूप हमेशा चलती रहेगी, सिर्फ उस सूरत में बंद होगी जब हमें URL में नन मिलेगा। अब ये वाला प्रोसीजर अगर आप देखें, इस प्रोसीजर में हमने क्या किया है, हमने इसको URL पास किया यानी एड्रेस पास किया, इसने उस एड्रेस को रीड करके उसके कंटेंट रीड कर लिए। ये दो लाइनें आपको समझ आ गई, ये कंटेंट रीड करके पेज वेरिएबल के अंदर डाल देगा। ठीक है जी, ओके सर। अच्छा फिर हमने बेसिकली अभी वाइल को रहने दें, हमने करना क्या है कि हमने URL और एंड पोजीशन रीड करनी है गेट नेक्स्ट टारगेट के जरिए। ठीक है ना, हम गेट नेक्स्ट टारगेट को पेज देते हैं और वो हमें URL और एंड पोजीशन रिटर्न कर देता है। हमने ये वाला काम एक लूप के अंदर कर लिया क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये काम बार बार हो और तब तक हो जब तक हमें URL के अंदर कोई वैलिड URL मिलता रहता है, यानी जब तक हमें नन नहीं मिल जाता। हमें मालूम है कि जब यहाँ हमें वैलिड URL नहीं मिलेगा तो यह हमें नन रिटर्न करेगा, नन और ज़ीरो। ठीक है, तो हमने वाइल ट्रू कंडीशन लगाई कि ये लूप चलती रहे और ये URL और एंड पोजीशन गेट करता रहे गेट नेक्स्ट टारगेट को कॉल करके, और जैसे ही इसको URL मिले तो ये सबसे पहले चेक करे कि क्या URL नन के बराबर तो नहीं है, यानी हमें एक वैलिड URL मिला। हमें मालूम है नन हमें कब मिलता है, जब हमें लिंक नहीं मिल रहा होता, जब लिंक नहीं होता उसके अंदर। तो अगर हमें लिंक मिला है यानी URL में नन नहीं है तो आप उस URL को प्रिंट करें, ये स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, और पेज को मॉडिफाई कर दें। पेज को हम मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं, ताकि जो लिंक जहाँ तक हमें मिल गया है पेज का वो वाला हिस्सा हम निकाल दें और बाकी हिस्सा रख लें। उसके बाद ये लूप दोबारा कॉल हो जाएगी, दोबारा चलेगी, पेज का मॉडिफाइड हिस्सा इसको दोबारा पास हो जाएगा, ये दोबारा URL एंड पोजीशन गेट करेगी। तो ये लूप इस तरीके से आइटरेट करती रहेगी, तब तक आइटरेट करती रहेगी जब तक हमें URL में नन नहीं मिल जाता। जैसे ही हमें URL में नन मिलेगा ये कंडीशन फॉल्स होगी, हम एल्स में आएंगे और लूप को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अब हमें URL नहीं मिला, लिहाजा अब इस लूप को मज़ीद चलाने की ज़रूरत नहीं है। इस पेज पे जितने लिंक्स थे वो हम फाइंड कर चुके हैं। बात समझ आई? यस सर। अच्छा, अब इसको मैं सिंपली यूं भी लिख सकता हूँ, इफ़ URL। अगर आप इफ़ URL भी लिख देंगे तो ये ऐसे ही है जैसे आप चेक करें इफ़ URL इज़ नॉट इक्वल टू नन, बिकॉज नन बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, और अगर इसमें कोई भी URL आएगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होगा। तो आप सिर्फ अगर इफ़ URL भी लिख दें तो दैट विल बी इनफ। अगर इसमें नन आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नन के अलावा इसमें कोई भी कंटेंट आएगा तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब हमारा मेन प्रोसीजर जिसको हमने कॉल करना है वो है प्रिंट ऑल लिंक्स। हम देखते हैं कि प्रिंट ऑल लिंक्स हमारे लिए काम करता है या नहीं करता। हम लिखते हैं प्रिंट ऑल लिंक्स और इसको URL में हम पास कर देते हैं HTTPS। आप इस एड्रेस को कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि आपको लिखने में हो सकता है आप कोई चीज़ xkcd.com/353। So you see it has printed all the links that it found on that page. ओके सर। ठीक है जी। यस सर। तो ये
ये हमारा वो टोटल कोड है जिसकी मदद से हम किसी एक पेज के ऊपर मौजूद तमाम लिंक्स को गेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये काम भी हमने कर लिया कि पेज के कंटेंट, हमारा जो ये फंक्शन है इसके अंदर प्रोसीजर बनाया URL open dot read, ये ऑटोमेटिकली हम इसको सिर्फ एड्रेस बता देते हैं, ये उस एड्रेस से जाके पेज के कंटेंट भी खुद ही रीड कर लेता है, हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में देने नहीं पड़ते। ठीक हो गया जी? ओके सर। कोई बात आपको अगर समझ नहीं आई, कोई बात कंफ्यूजिंग है तो पूछ लीजिए। जी सर, ये आपने जो स्टार लिंक में जो कोटेशन लगाई हुई है स्ट्रिंग की, जी जी, सिंगल और फिर डबल फिर सिंगल, जी जी, सर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? यानी क्या आपके जहन में क्या आ रहा है? सर मतलब यहाँ कहते हैं ना कि स्ट्रिंग जहाँ शुरू होगी तो वहाँ पे जो सिंगल स्ट्रिंग होगी तो वहाँ पे खत्म हो जाएगी, तो सिंगल के दरमियान तो डबल आ गई है, फिर सिंगल आ गई, तो आगे जो जी लिंक जी, है वो फिर कैसे प्रिंट होगा? जी जी, दैट्स ओके। हमें डबल कोट तलाश करनी है, तो डबल कोट को हम सिंगल कोट के अंदर लिख देते हैं। अब ये जो इधर और इधर सिंगल कोट है, ये बता रही है कि ये स्ट्रिंग यहाँ शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हो गई, और इस स्ट्रिंग के अंदर जो कंटेंट है वो ये है, ठीक है। ओके। और कोई बात?